इंडिया के दिल में हरे भरे चावल के खेतों और बरगद के पेड़ों के बीच बसा था छाया गांव। ये जगह जैसे समय के थपेड़ों से अछूती थी, जैसे किसी पुराने जमाने में ही अटक गई हो। गांव वाले एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते, गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ कहानियां बांटते। लेकिन इस खूबसूरत सी जिंदगी के पीछे एक अजीब सी बेचैनी दबी हुई थी। छाया कोई राज छुपाए हुए था, ऐसा राज जिसके बारे में सूरज डूबने के बाद ही फुसफुसाते हुए बात होती थी। कई पीढ़ियों से अजीबोगरीब घटनाओं की फुसफुसाहट गांव में गूंजती रही थी। बुजुर्ग बताते थे कि बेचैन आत्माएं रात के सन्नाटे में घूमती हैं, हमेशा के लिए उस गांव से बंधी हुई जिसे वो कभी अपना घर कहते थे। उनकी जिंदगी आम और अलौकिक के बीच एक नाजुक डोर पर चल रही थी। विलेज के एक कोने पर एकदम खामोश खड़ी थी एक वीरान मैंशन। इसकी कभी रंगीन रही गेववारें अब फीकी और टूटी फूटी किसी भूली बिसरी भव्यता की कहानी कह रही थी। बेलों से ढकी और एक अजीब सी साइलेंटी में प्लंज दी, ये हवेली स्प्रेदिया के भयानक अतीत की याद हटाती थी। लोग फुसफुसेवने हुए टलिंगते थे कि यहां एक अमीर खानदान रहता था, जिनकी हंसी हवेली के आंगन में इकोती थी, जो अब एक भयानक त्रासदी के बाद हमेशा के लिए खामोश हो वेंट। कहते हैं अब ये हवेली उनकी तड़पती सोलों का घर है, जो हमेशा के लिए इसकी जर्जर गेववारों में कैद हॉन्टेड। सूरज प्लंजने के बाद कोई भी हवेली के पास लाइफे की हिम्मत नहीं करता था। सिर्फ 9 जवान, जिनके दिल में उत्सुकता कूट कूट कर फिल्डी होती थी, दूर से ही इसे सोने की जुर्रत करते थे, उनके दिल तेज बीटिंगते हुए। एक शाम जब आसमान प्लंजते सूरज के लाल रंग में रंगा हुआ था, एक अकेला यात्री स्प्रेडिया के आउटसाइडी इलाके में अराइव। उसका नाम था विजय, एक 9 जवान जिसकी आंखों में दया और दिल में रोमांच की प्यास थी। वो कई डेयों से सफर कर रहा था। उसका सफर उसे शहर की चहल पहल से दूर ले जा रहा था। वो अपने सफर से थका हुआ था, उसके कपड़े धूल से सने हुए थे और पेट भूख से गरज रहा था। दूर से विलेज की टिमटिमाती इल्यूमिनेटिंग सौकर उसे राहत मिली। उसे क्या पता था कि वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाला है जो अब तक सौवी हुई किसी भी दुनिया से अजीब और फिरावनी है। जैसे ही वो विलेज के करीब पहुंचा, उसने सौवा कि विलेज वाले उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। उनके चेहरों पर उत्सुकता और डर का मिला जुला एक्सप्रेशन था। विजय बेफिक्र होकर आगे बढ़ा। उसे रात के लिए पनाह और इस अजीब से विलेज के टाइमे में लाइफने की जल्दी थी। विजय को गांव के किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी पर रहने की जगह मिल गई। दुकान का मालिक, एक बूढ़ा आदमी, उसे रहने की जगह देने में हिचकिचा रहा था, लेकिन थके हुए यात्री की विनती के बाद वो मान गया और विजय को टपरी के पीछे एक छोटे से कमरे में ले गया। जैसे ही विजय लेटने लगा, वो बाहर जमा गांव वालों की धीमी आवाजों को नजरअंदाज नहीं कर सका। वो वीरान हवेली और उसकी दीवारों के पीछे भटकती आत्माओं के बारे में बात कर रहे थे। विजय बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। गांव वालों के बोलने के अंदाज और उनके डर ने उसे अंदर तक हिला दिया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, विजय जागता रहा। उसके दिमाग में अजीबोगरीब कहानियां घूमती रहीं। भाग 5। खिड़की में पर स्प्रेडिंग। विजय बिस्तर पर उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फिर से वो आवाज लिसनिंग ने की कोशिश की। उसकी नजरें डिमिद्रे के अंधेरे में इधर उधर भटक रही थीं। फिर से वही फुसफुसाहट लिसनिंग आई दी, इस बार और करीब से और क्लियर। अपनी हिम्मत जुटाकर विजय खिड़की की तरफ बढ़ा। उसका हाथ ट्रेम्बलिंग रहा था जैसे ही वो किवाड़ तक अराइव्ड। जैसे ही उसने बाहर अंधेरी रात में सावा, उसने सावा की वीरान हवेली की तरफ से एक मध्यम सी इल्यूमिनेटिंगी आ रही है, और तभी उसने उसे देख लिया। इल्यूमिनेटिंगी के किनारे एक परस्प्रेडियम खड़ी थी, आधी अंधेरे में छिपी हुई। वो एक औरत लग रही थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसके कपड़े उसके चारों ओर कोहरे की तरह लहरा रहे थे। भाग 6। एक टेररनाक एनकाउंटर। विजय का दिल दहशत से भर गया जब सफेद साया उसकी ओर बढ़ा। उसकी चाल लचीली और सहज थी। वह खिड़की से पीछे हट गया। उसका दिमाग घूम रहा था। उसने कभी भूतों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन इस भूतिया प्राणी से रचने वाला खौफ निर्विवाद था। जैसे जैसे साया करीब आता गया, विजय उसके दुख, उसके दर्द, उसकी किसी ऐसी चीज की बेताब रेडसा को महसूस कर सकता था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था।
वह पाटना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, अपनी खिड़की से सटी उस भयानक उपस्थिति से बचने के लिए कुछ भी करना चाहता था। लेकिन उसके पैर असे के समान हो गए थे, उसकी आवाज उसके गले में फंस गई थी। खिड़की पर आकर वह साया रुक गया। उसकी अलौकिक चमक डिमेद्रे को एक अजीब इल्यूमिनेटिंग से भर रही थी। भाग 7। विलेज वाले जमा होते हॉन्टेड। जैसे ही भोर की पहली किरण अंधेरे से गुजरी, विजय चाय की टपरी से बाहर निकल पड़ा। उसके कगोनी अस्त व्यस्त थे और चेहरा दहशत से पीला पड़ गया था। वह विलेज में इधर उधर वॉन्डरिंग रहा, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो उसकी बात पर विश्वास करे। पहले तो विलेज वालों ने उसके दावों को संदेह और डर के साथ लिस्निंगा। वे हमेशा से लाइफते थे कि वीरान हवेली प्रेतबाधित है, लेकिन किसी ने कभी उसके पास लाइफे की हिम्मत नहीं की थी। भूतिया निवासियों के साथ संवाद करने की तो बात ही दूर थी। हालांकि विजय का असली आतंक, उसकी आंखों में दिख रहा खौफ उन्हें आश्वस्त करता था कि उसने रियली में कुछ स्ट्रेंज ओग्रीब सावा था। विलेज के बुजुर्ग चिंता से फिल्डे चेहरे लिए विजय के चारों ओर जमा हो गए। ध्यान से उसकी टॉकें सुन रहे थे, क्योंकि वह सफेद साया वाली भूतिया आकृति के साथ अपनी टेररनाक मुलाकात के टाइमे में बता रहा था। भाग 8। तलाश शुरू होती है। विलेज में तात्कालिकता का एक्सप्रेशन छा गया। एल्डर्सों, जिनके दिल डर और करुणा के मिश्रण से फिल्ड हुए थे, लाइफते थे कि उन्हें रानी पद्मावती को कालमी पाने में मदद करनी होगी। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया। उनकी उंगलियां फीकी लिपि को ट्रेस कर रही थीं, बेचैन आत्मा को शांत करने का तरीका खोज रही थीं। विलेज वाले, जिनका शुरुआती संदेह उद्देश्य की एक साझा भावना से बदल गया था, एक साथ आए, अपने ज्ञान और संसाधनों को एकत्रित किया। उन्होंने रानी पद्मावती की परेशान आत्मा को शांत करने की उम्मीद में भोजन और फूलों की प्रार्थना की तैयारी की। जैसे ही सूरज प्लंज ने सीमडा, विलेज में लंबी पसप्रेडी गोन ने सीमडी। विजय और विलेज के एल्डर्सों के लीडरशिप में विलेज वालों का एक छोटा समूह सावधानी से वीरान हवेली के पास अराइव्ड। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, हर कदम डर से फिलिडा हुआ था। भाग 9। अनुत्तरित क्वेश्चंस। समूह ने हवेली में प्रवेश किया। उनके स्टेपों की गूंज धूल फिल्ड हॉल में गूंज रही थी। सजे हुए झूमरों से मकड़ी के बेंगले लटके हुए थे और हवा सड़ांध और उपेक्षा की गंध से फिल्डी हुई थी। वे एक डिमेद्रे से दूसरे डिमेद्रे में गए। उनकी साउंडें धीमी थीं। उनकी नजरें परस्प्रेडी में रानी पद्मावती के किसी भी संकेत के लिए स्प्रेडन रही थीं। उन्हें भूतिया आकृति का कोई पता नहीं चला, लेकिन दमनकारी माहौल सवा जा रहा है ऐसा महसूस होना अनिवार्य था। जैसे ही वे हवेली में और अंदर गए, वे एक गुप्त कक्ष पर ठोकर मार बैठे। इसका प्रवेश द्वार एक टेपेस्ट्री के पीछे छिपा हुआ था। अंदर उन्हें एक पुरानी धूल फिल्डी डायरी मिली, जिसके पृष्ठ सुंदर लिपि से फिल्डे हुए थे। डायरी रानी पद्मावती की थी, और जैसे ही उन्होंने उसके शब्द पढ़े, उसकी कहानी उनके सामने खुल गई। भाग 10। एक भूतिया प्रेजेंस। दुख से परेशान रानी पद्मावती ने अपने प्रिय के बिना रहने के ख्याल से असमर्थ अपनी बीइंग दे गेव। विलेज वाले हमेशा अग्रीडते थे कि उसकी आत्मा हवेली के अंदर स्टकी हुई है, कालमी पाने में अनेबल। जैसे ही उन्होंने रानी पद्मावती की डायरी में आखिरी शब्द पढ़े, एक ठंडी हवा कक्ष से होकर बहती हुई उनके रेड टेन बुझा गई और उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। उनके होठों से एक सामूहिक हैरानी निकल गई, क्योंकि उन्होंने अपने बीच एक उपस्थिति महसूस की। हवा भारी हो गई, एक अदृश्य ऊर्जा से चार्ज हो वेंट, और फिर उन्होंने इसे फिर से लिसनिंगा। रानी पद्मावती की आवाज एक गहरे दुख से फिल्डी हुई अंधेरे में गूंज रही थी। मेरी मदद करो, उसने विनती की। अपने प्रिय के साथ फिर से मिलने में मेरी मदद करो। विजय, एक अदृश्य बल दोरवया निर्देशित आगे मूव। भाग 11। विलेज याद करता है। जैसे ही विजय बोला, हवा झिलमिला गॉट अपी और डिमेड्रे के बीच से एक नरम इल्यूमिनेटिंग रश ने सीम दी। विलेज वाले विस्मय में सौते रहे, क्योंकि रानी पद्मावती का फॉर्म उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी अलौकिक चमक कक्ष को रोशन कर रही थी। उसका चेहरा, जो कभी दुख से फिल्डा हुआ था, अब शांत था। उसके होठों पर एक कालमीपूर्ण मुस्कान थी। उसने विजय को सावा। उसकी आंखें कृतज्ञता से फिल्डी हुई थीं। धन्यवाद, उसने फुसफुसेवने हुए कहा। उसकी आवाज उतनी ही कोमल थी जितनी हवेली के बरामदे से लटकी हुई विंड चाइम्स। तुमने मुझे कालमी पाने में मदद की है
और इसके साथ ही वह गायब हो गई। इल्यूमिनेटिंग तब तक कम होती रही जब तक कि कक्ष फिर से अंधेरे में नहीं डूब गया। विलेज वाले स्तब्ध होकर खड़े रहे, उनके दिल उनकी स्प्रेडती में तेज हो रहे थे। उस दिन से स्प्रेडिया विलेज अब डर और रेस्टलेसी की जगह नहीं, कंटिन्यूअसली